घाटी अस्पताल वालों की अभी भी खबर आई है कि शारदा देवी खतरे से बाहर है। ये देखना होगा कि जनता पर इस बात का क्या असर पड़ता है। भगवान की दी हुई सारी खुशियां मिली, लेकिन अफसोस परिवार राजनीतिक मिला। करो जनता को गुमराह। इससे पहले कि बलदेव जी इस बात का फायदा उठाएं, रजनी जी आप उठा लो फायदा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन मेरी पत्नी पर हमला करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। शायद आप कुछ और ही जानने गए थे। रागिनी, चिल्लाइए मत। वो माँ है माँ, और माँ चाहे कुछ भी बन जाए अपने बेटे को कभी नहीं भूलती। लेकिन आप ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनके बेटे होकर उन्हें माँ नहीं मान सकते, लेकिन हम उनकी बहू होकर उन्हें माँ मानते हैं। आपके ना आने की बात से वो दुखी ना हो, इसलिए हमने उनसे कल झूठ कहा कि आप सारी रात हॉस्पिटल में थे। रिश्तों को इस तरह कुर्बान मत कीजिए। एक बार मिलने चले जाइए, बस एक बार मिलने चले जाइए। मैडम, आप बलदेव सिंह से उम्मीद कर रही थी कि वो आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिलाएंगे, लेकिन आज मंत्री महोदय ने आपके लिए जो किया है वो बलदेव सिंह कभी नहीं करते। पूरे शहर में हर कहीं आपके नाम के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तुम ठीक कहते हो चरणदास, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। चुनाव प्रचार के लिए हमें और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना होगा। कार्यकर्ता तो मिल जाएंगे, आप कहें तो बलदेव सिंह के कार्यकर्ताओं को तोड़ के ले आऊं, बस उसमें कुछ पैसे खर्च होंगे। पैसे की चिंता तुम मत करो चरणदास, पैसे लगाने को तो मंत्री जी तैयार बैठे हैं। बस हमें कड़ी मेहनत करनी है ताकि हम ये चुनाव जीत सकें। एक बात बताऊं, जो पुराने नेता है ना, उनकी आधी पब्लिसिटी तो मीडिया वाले ही कर देते हैं, वो भी मुफ्त में। और आप जैसे नए उम्मीदवारों को तो ये लोग भाव ही नहीं देते। उसी के लिए तो अपनी जगह बनानी है। राजनीति में अपना नाम बनाना पहले जरूरी होता है। देखना इस बार चुनाव जीतने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। 15 साल गुजारे हैं मैंने बलदेव सिंह के साथ। उनकी कुछ नीतियां तो मुझे भी आती ही हैं। बस एक बार ये चुनाव जीतकर मैं एमएलए बन जाऊं, फिर राजनीति के गलियारे में अपने लिए जगह बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इस बात का विश्वास तो मुझे भी है। खैर, मैं कार्यकर्ता जमा करता हूँ। आज शाम चुनाव प्रचार के लिए किस इलाके में जाना है? आज हम लोग नसीमपुर जाएंगे, लेकिन पूरी भीड़ और जन सैलाब का साथ होना जरूरी है। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। जी गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो आचार्य जी। बधाई देने के लिए फोन किया था। ऊपर वाले ने शारदा देवी की जिंदगी लौटाकर आपकी पार्टी में नई जान डाल दी है। मैं समझा नहीं। आप समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? पार्टी अध्यक्ष है आप, और जो खबरें निकल कर आ रही है उससे पार्टी के लिए कुछ अच्छे आसार नहीं नजर आते।
ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी टूटने के कगार पर है। जी गुरुजी, आप ठीक कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पार्टी हमारी, सरकार हमारी, और सरकार के खिलाफ जिस तरह आक्रोश में हमारी ही पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें समझाना या रोकना तो बहुत मुश्किल था। ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है गुरुजी। इन्हीं सारी बातों की वजह से तो ये बात अब आम जनता की समझ में आ रही है कि पार्टी के अंदर अंतर कलह सर उठाने लगा है। गुरुजी, मेरे लिए दुख की बात तो यह है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष है आप। पार्टी के ऊपर जो भी इल्जाम आएगा, जो भी टूट फूट होगी, उसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा। अरे इसे आपकी नाकामी मानी जाएगी, याद रखिए। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, ये सब अपनी सोच में हैं, और मैं इस सोच के खिलाफ अकेला लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अपने नेताओं को समझाइए। जब जब किसी भी पार्टी में फूट पड़ती है तो नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ता है। एक बार जनता में छवि खराब हो जाए तो उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं। समझाइए अपने नेताओं को। जी गुरुजी, नमस्कार। खुश रहिए। नमस्कार आचार्य जी। आइए त्यागी जी, आइए। आ जाऊं क्या जी अंदर? हाँ बिराजी। आपके सीएम साहब कहाँ हैं? वो तो दौरे पे है जी। अच्छा, देखिए त्यागी जी, सीएम साहब तो मेरी सुनते नहीं। अब आप ही उन्हें ये समझाइए कि सरकार में रहने का मतलब ये नहीं है कि औपचारिकता का ख्याल ना रखा जाए। उनसे ये कहिए कि एक बार वो बलदेव सिंह और शारदा देवी से जरूर बात कर लें। आचार्य जी, मैं तो ये कहूंगा जी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ये बात सच है कि बात करने से बात बनती है, पर बात करने से बात बिगड़ती भी है जी, और कभी बढ़ भी जाती है। ये आप क्या कह रहे थे त्यागी जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। भाई राजनीति में ये बोलते हैं कि दिल की बात जुबान पे नहीं लानी चाहिए, पर दिल की बात चेहरे पे तो आ जाती है जी, चाहे कुछ कर लो आप। मैं तो यूं कहूँ जी, इन दोनों के बीच में सुलह करवाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। देखिए त्यागी जी, मीडिया में पार्टी के टूटने पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पर रोक लगाने के लिए सीएम साहब और बलदेव सिंह का एक मंच पर आना बहुत जरूरी है। अब आचार्य जी, ये मीडिया वालों के सामने हम अपनी छवि बना के क्या करने वाले हैं? दिलों के मतभेद कौन से दूर हो जाएंगे सर जी उससे? आचार्य जी, जब तक ये बलदेव जी अपनी राजनीति का तरीका नहीं बदल देते, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। ये मैं आपको राइटिंग में दे सकूं। अब जो चल रहा है आचार्य जी, ऐसे चलने दीजिए। इलेक्शन गुजर जाए, तब फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। पार्टी का भविष्य तो इस बार का इलेक्शन ही तय करेगा। क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, सब कुछ। पहले तो इस बात का फैसला हो जाए कि शारदा देवी पर गोली किसने चलाई। तुमने इतना जिद किया इसलिए तो वो एक रोटी भी खा पाई मैं। अब बस नहीं। राजवीर कहाँ है? जिंदगी एक भंवर है।
माँ जी, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। खाना निकालूं? नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। बैठो ना मेरे पास। राजवीर के पापा तो चुनाव की तैयारियों में लगे होंगे। जी माँ जी। और राजवीर लगता है वो अब भी मुझसे नाराज है। आज राजवीर के पापा का फोन नहीं आया। चुनाव के वक्त ऐसा ही होता है, उन्हें और किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। पापा जी का ही फोन है। हेलो। जी पापा जी। बहू, कहाँ हो? मैं माँ जी के पास ही हूँ। अच्छा, मेरी शारदा से बात करो। जी। हेलो। कैसी तबीयत है? बस ठीक हूँ। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको 2-3 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। लगता है आज आपका यहाँ आना नहीं होगा। शायद चुनाव में व्यस्त हैं आप। आपने डॉक्टर से बात कर ली है? ये क्या काम है? कैसी बात कर रही हो शारदा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि चुनाव सिर पे है और चुनाव में बहुत काम करना पड़ता है। तुम हॉस्पिटल में हो तो मुझे दुगना काम करना पड़ रहा है। मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें मिलने नहीं आया आज, इस बात को लेकर परेशान हो ना। आपने मुझे फोन किया, ये क्या कमी है? मैंने आपसे शिकायत तो नहीं की। देखो शारदा, अब राजनीति में कदम रखने वाली हो तुम, और राजनीति में चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तन मन धन सब कुछ झोंकना पड़ता है, तब जाके कहीं सत्ता का सुख मिलता है। ठीक तो है, मैं क्या कुछ कह रही हूँ? अपना ख्याल रखना शारदा, फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें देखने आता हूं। बहू, गोली किसने चलाई, कुछ पता चला? नहीं माँ जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। मैं मर जाती तो 2 बातें बहुत अच्छी होती। एक, मुझे राजवीर की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता, और दूसरा, उसके कैरियर के लिए रास्ता खुल जाता। कितना अच्छा होता ना। माँ जी, क्या आप अपने बेटे का करियर बनाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं? शारदा देवी पर गोली चलना जितना संवेदनशील मामला था, हमारी पुलिस उतनी ही नाकाम साबित हुई है। आखिर अपराधियों को जमीन निकल गई, आसमान खा गया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे ये केस सॉल्व चाहिए। हमारी पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? हेलो, जैन सर। हाँ जैन जैन,
आखिर मामला क्या है कमिश्नर साहब? आप अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? सर, हमारी छानबीन में वो गन मिल गई है जिससे शारदा देवी पर गोली चली थी, लेकिन अभी तक उस आदमी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। सर, उसे गोली चलाते हुए किसी ने देखा नहीं है, और सर अगर उसे किसी ने देखा होता तो उसका स्केच अब तक हम जारी कर चुके होते और वो हमारी गिरफ्त में होता। अरे कमिश्नर साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने क्या क्या किया है। देखो, अभी तक आपने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, इस वजह से हमारी सरकार की तरफ उंगलियां उठ रही है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। सर मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए सर, हमारी टीम जांच पड़ताल में लगी हुई है। देखिए, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, समझे? ओके सर, जय हिंद। हाँ, जय। बस एक रोटी और। एक ही रोटी तो खाई है माँ जी आपने, एक और खा लीजिए। तुमने इतना जिद किया इसलिए तो वो एक रोटी भी खा पाई मैं, अब बस नहीं। राजवीर कहाँ है? और वैसे भी राजनीति में तो ये सब कुछ चलता रहता है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। जिंदगी एक भंवर है। राजवीर कहाँ है? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे माँ की खुशी के लिए आना चाहिए? जब माँ को मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है तो मैं उनकी खुशियों के बारे में क्यों सोचूं? माँ जी वो तो आने ही वाले थे आपसे मिलने। वो क्या हुआ ना कि कुछ जरूरी काम आ गया था, बस इसीलिए नहीं आ पाए। छोटे बहाने क्यों बना रही बहू? अगर वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, आना चाहता है, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है उसके लिए? खैर छोड़ो इन बातों को। अब इस बारे में सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है? समझ में नहीं आता राजवीर की नाराजगी कैसे दूर करूं। औरत की नियति ही ऐसी है, छोटी सी गलती हो जाए तो पति नाराज हो जाता है, और फिर बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की नाराजगी से माँ को ही डरना पड़ता है। बिल्कुल माँ जी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। बच्चों का दिल चाहे कितना भी पत्थर का हो जाए, लेकिन माँ का कभी नहीं।
फिलहाल तो मैं माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझसे मिलना। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि शहर में कुछ जगह तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। उसके लिए विपक्ष वाले तुम्हारे पापा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका जवाब पापा को देना है, वो ही जवाब देंगे। और वैसे भी राजनीति में तो ये सब कुछ चलता रहता है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मीनाक्षी, तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छी सीढ़ी बन सकती हो जो मुझे मेरे सपनों की मंजिल तक पहुंचाएगी। और आज इसकी शुरुआत की है। जिंदगी एक भंवर है। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। हाँ हाँ पता है, रिपोर्टर हो ना, हमेशा दूसरों को बात सुनाने की आदत है। वो कहते हैं ना, कैमरामैन सुमित सेन के साथ आदित्य रॉय, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पी न्यूज। अब ये भी सुनोगी कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है? हाँ हाँ बाबा, बोलो। दरअसल मुझे तुम्हारे पापा का इंटरव्यू लेना है। उसके लिए मुझे उनका थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओह, तो पापा से बात कर लो। अरे बाबा, उनसे बात नहीं हो पा रही है, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। एक बार मीटिंग करवा दो ना उनसे। अच्छा, तो पापा का इंटरव्यू लेने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? हाँ हाँ, तुम मेरे लिए इतना काम भी नहीं कर सकती हो क्या? ठीक है, मैं पापा से बात करूँ। बात नहीं करनी है, मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए बस। और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं पापा से बात करने के बाद तुम्हें बताती हूँ। ओके, बाय। बाय। मीनाक्षी, तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छी सीढ़ी बन सकती हो जो मुझे मेरे सपनों की मंजिल तक पहुंचाएगी। और आज इसकी शुरुआत की है। उन्होंने मुझे अभी अभी 10 लाख रुपए का चेक दिया है। एक बार उनको धन्यवाद तो दे दो। हाँ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।